नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साइंस का बायोलॉजी पार्ट हम पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के PYQ कर रहे हैं हम। तो चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, श्वास नली ट्रेकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर श्वसन तंत्र। तो जो श्वास नली होती है वो कौन से तंत्र का भाग होता है? तो वो होता है श्वसन तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्वसन तंत्र ट्रेकिया। अब देखो, जो मानव श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है वो है या महत्वपूर्ण अंग, श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़े को और क्या कहा जाता है? तो फुफ्फुस भी कहा जाता है, फेफड़ा या फुफ्फुस। तो ये श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब श्वसन तंत्र में जो जो अंग आते हैं उनके नाम देख लो। जो मुख्य अंग हैं वो हो जाएंगे, सबसे पहले तो नासिका, नासिका के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद फिर लेरिंग्स, जिसे क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र। लेरिंग्स या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के आगे फिर श्वास नली ट्रेकिया, फिर आता है ब्रोंकाई। ट्रेकिया के बाद में, श्वास नली के बाद में ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद में अंत में आता है फिर फेफड़े। तो ये सब मानव श्वसन तंत्र के अंग हैं। अब चलो, जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई, क्वेश्चन श्वास नली पे दिया गया है, तो श्वास नली की जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 11 सेंटीमीटर। श्वास नली की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। जो स्वर यंत्र होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो श्वास नली से जुड़ा होता है। स्वर यंत्र श्वास नली से जुड़ा होता है। आई बात समझ में? चले आगे। ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन या फिर पाचन तंत्र। तो ट्रेकिया कौन से तंत्र का भाग होगा? श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जो ट्रेकिया होता है ये कहां स्थित होता है? तो लिख लो, ट्रेकिया वक्ष गुहा में। कहां पर? वक्ष गुहा में। और ये यहां से दो भागों में बढ़ती है या दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो कहां जाती है? फेफड़ों में जाती है। जैसे
जो ट्रेकिया होती है वो आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, जो फेफड़ों में चली जाती है, एक तो दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में, तो आगे जाके दो भागों में विभक्त होती है। चलो आगे, वायु कोष एलवियोली का कार्य क्या होता है बताना है। भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो मैंने कल भी आपको बताया था, एलवियोली होती है उसका कार्य क्या होता है। तो फेफड़ों में एलवियोली कहाँ होती है, फेफड़ों में होती है, और जो इसका आकार होता है एलवियोली का आकार कैसा होता है, तो ये गुब्बारे के समान आकार का होती है, गुब्बारे के समान होता है एलवियोली यानी वायुकोश का आकार। अब ये क्या करते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन आती है O2, उसको तो ब्लड में रिलीज करते हैं, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोखकर बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर रिक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। जल और ऊर्जा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जो पेशी कोशिका होती है उसमें जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो पायरुवेट विभाजित होगा, और किसमें होगा वो विभाजित, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में विभाजित होगा। अब देखो, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसमें टूटता है, तो ये पायरुवेट में। अब पायरुवेट टूटेगा तो इसकी तीन कंडीशन होती है। पहली तो होगी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी O2 की अनुपस्थिति में, या हम कहते हैं कि अनोक्सी शोषण में। किसमें होता है, ये यीस्ट में होता है, कल मैंने बताया था। यीस्ट में किसमें टूटेगा, ये इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा में टूटेगा। कौन टूटेगा, पायरुवेट। दूसरी कंडीशन है फिर कि जब ऑक्सीजन का अभाव हो यानी कमी हो, O2 का अभाव में, O2 के अभाव में। तो O2 के अभाव में किसमें होगा, ये पेशी कोशिका में, जो अभी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। पेशी कोशिका में। ये किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में टूटेगा। आए समझ में। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। ये किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें टूटेगा, ये टूटेगा
CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो पायरुवेट विखंडन की तीन कंडीशन होती है, एक तो O2 की अनुपस्थिति में, O2 के अभाव में और O2 की उपस्थिति में। तीनों आपको मैंने बता दी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो मैंने आपको बताया था जो वायवीय श्वसन होता है उसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है उसका उपयोग करके। तो देखो इसमें यह नहीं होगा कि ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान नहीं होगा। दूसरा में है ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना, तो यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान के रूप में टूट जाते हैं। जो श्वसन क्रिया होती है तो ग्लूकोज जैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो ये ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूटते हैं? CAL, ATP, NAC या फिर PTA। तो ये टूटते हैं ATP के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब जो ATP होता है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जो ATP होता है उसे और क्या कहा जाता है? ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु रिक्त स्थान में टूटते हैं। कोशिका द्रव्य, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो किसमें टूटते हैं? तो अभी मैंने बताया था 2 क्वेश्चन पहले, ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं और इसकी 3 कंडीशन होती है। एक तो अनॉक्सी श्वसन यानी O2 रहित श्वसन में, एक ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के साथ श्वसन में, और एक होता है O2 के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। तो तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है। तो पायरुविक एसिड टूटता है। चलो आगे। जीवाणुओं में श्वसन स्थल, जो जीवाणु होते हैं उनमें श्वसन स्थल कौन सा होता है वो बताना है। एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम या फिर राइबोसोम। तो जो जीवाणुओं का श्वसन स्थल होता है वो होता है मीसोसोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आपको बताना है कि जो जीवाणु सर्वप्रथम नाम दिया था वो किसने दिया था? तो जीवाणु नाम, जीवाणु नामकरण सबसे पहले किसने किया था? एरेनवर्ग ने किया था। एरेनवर्ग ने, और ये किया था 1828 ईस्वी में। जीवाणुओं का नामकरण एरेनवर्ग ने किया था, 1828 ईस्वी में किया था। तो जीवाणु में श्वसन स्थल कौन सा हो जाएगा? मीसोसोम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो मनुष्य में कौन सा श्वसन पिगमेंट पाया जाता है?
तो मनुष्य में श्वसन पिगमेंट पाया जाता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जो रुधिर में लाल रंग होता है, रुधिर का लाल रंग, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित हीम वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक पाया जाता है, उसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव्य या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है? ग्लूकोज पायरूवेट में। तो वो विघटन कहाँ होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कोशिका द्रव्य में। जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, लिख लो इसमें, ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है और उसका जो एक अणु होता है वो पायरुविक अम्ल के दो अणु बनाता है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस की जो खोज की थी वो किसने की थी? इसका जो खोज करता था वो था वैज्ञानिक एम्बेडेन ओटोमेयर हाफ और तीसरा था जे पार्सन। इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। आया समझ में? इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे ईएमपी पथ के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है रिक्त स्थान कहलाती है। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाए या छोड़ी जाए वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, प्राणाधार आयतन या फिर फेफड़े का आयतन। तो वो कहलाती है फेफड़े का आयतन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वो अधिकतम वायु की मात्रा क्या कहलाती है? फेफड़े का आयतन कहलाती है। चलो आगे। हमारे फेफड़ों में, जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें रिक्त स्थान कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 100 मिलियन, 400 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 300 मिलियन। तो जब फेफड़े होते हैं हमारे
उनमें कोशिकाओं की संख्या होती है 300 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में रिक्त स्थान शामिल होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। तो जो श्वास छोड़ता है मनुष्य, तो उसमें उस श्वास में छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट से रिक्त स्थान से मापी जाती है। तंत्रिका, केशिका, सिरा या फिर धमनी। तो जो नाड़ी की धड़कन होती है, पल्स बीट जो होती है, वो मापी जाती है धमनी से। ऑप्शन नंबर डी। धमनी से नाड़ी की धड़कन मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को रिक्त स्थान कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ब्रोंकाइटिस यानी श्लेष्मा झिल्ली की सूजन होती है। इसमें क्या होता है? श्वास नली होती है वो सूज जाती है। श्वास नली में सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे श्वसनी शोथ भी कहा जाता है। श्वसनी शोथ भी कहा जाता है। अब फिर है आयराइटिस। तो आयराइटिस में आंख की सूजन आती है। आयराइटिस क्या है? आंख की सूजन। और गैस्ट्राइटिस ये होती है पेट की सूजन। हेपेटाइटिस क्या होता है? यह एक संक्रामक रोग होता है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग होता है। चलो आगे, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मानव श्वसन होता है उसमें छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? संचलन, पोषण, श्वसन या फिर उत्सर्जन। रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में कौन सी क्रिया बदलती है? वो बदलती है श्वसन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभिक। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक एसिड का विघटन होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को रिक्त स्थान कहा जाता है। डिफरेंस रेस्पिरेशन, अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, संवहनी श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? अनोक्सी। तो इस श्वसन को क्या कहा जाएगा? अनोक्सी श्वसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट देखो, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु रिक्त स्थान कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है। जब ऊर्जा का उत्पादन होता है उस समय मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं 3 कार्बन अणु में, जस्ट आधे 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े रिक्त स्थान के कारण हवा से भर जाते हैं। फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की स्फीति से, फेफड़ों के फैलाव से। तो जो अंतः श्वसन होता है उसके दौरान फेफड़े किस कारण से हवा से भर जाते हैं? वो भर जाते हैं फेफड़ों की स्फीति के कारण। फेफड़ों की स्फीति के कारण फेफड़े हवा से भर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निश्वसन रिक्त स्थान द्वारा होता है। फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों की अवस्फीति, वायु के अंतःश्वसन या फिर पंजर की टूट। तो निश्वसन का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो जब हम श्वास लेते हैं उसमें हवा बढ़ती है, वो तो क्या कहलाती है? फेफड़ों की स्फीति। तो निश्वसन क्या हो जाएगा? फेफड़ों की अवस्फीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सांस लेने की प्रक्रिया में रिक्त स्थान शामिल है। प्रश्वसन व निश्वासन, कोशिकीय श्वसन व किण्वन, स्फीति और विस्तारण, अनुगम और निगमन। तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? ये शामिल होता है प्रश्वसन और निश्वासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्वसन और निश्वासन सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? अभी पहले आ चुका क्वेश्चन। थियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन, यूमेलानिन। तो जो श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीम नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड या फिर ग्लूकोज। तो शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? ग्लूकोज के द्वारा मिलती है। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है तो O2 से कौन जुड़ेगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो मैंने बताया था अवायवीय, वायवीय और एक O2 के अभाव में 3 तरह का होता है। तो अवायवीय तो कौन सा होगा? O2 की अनुपस्थिति में। वायवीय होता है O2 की उपस्थिति में। तो किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अवायवीय को अनोक्सी, अवायवीय श्वसन क्या क्या कहलाता है? अनोक्सी श्वसन या O2 रहित श्वसन। और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन या O2 सहित श्वसन भी कहा जाता है, या O2 की उपस्थिति में श्वसन। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।